हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता एक बार फिर यहाँ पर आपका स्वागत करती हूँ उस व्याकरण यात्रा में। क्योंकि व्याकरण की यात्रा में ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नित्य नई चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, जो न केवल इसी कक्षा में बल्कि जब तक आप हिंदी बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो ये जो चीज़ें अब आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक स्थायी ज्ञान है आपके मस्तिष्क का। तो इसको जितना अधिक मन लगा के, जितना अधिक ध्यान से आप सुनेंगे और पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे आपका विकास उतनी ही तीव्र गति से होता चला जाएगा। तो इस व्याकरण यात्रा में आज लाई हूँ मैं जो टॉपिक, उसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार से आप परिचित हो चुके हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमने जाना था कि व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना बोलना सिखाता है। व्याकरण के भेद के अंतर्गत हमने जो सबसे पहला भेद पढ़ा था वो था वर्ण विचार। याद करिए, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं वर्ण, कौन से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और सबसे मज़े की बात कि कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वर्ण विचार। और यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले वर्ण की छोटी सी परिभाषा। ठीक, वर्ण वह ध्वनि है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी आप इसको और अधिक छोटा नहीं कर सकते। ये भाषा का सबसे छोटा रूप है, आप इसको और भी ज़्यादा छोटे भाग में नहीं बांट सकते। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि कहलाती है। जैसे अ, ई, क, च, ख, र इत्यादि। अब आप इसको किसी और तरीके से या कम कम नहीं बोल सकते कि मैं इसको आधा बोलने के लिए कुछ कम का प्रयोग कर दूं या क बोल दूं, च बोल दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो यही सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं और वर्णों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो रिवाइज है, ये एक तरीके का पुनरावलोकन है। फटाफट से इसको बोलते जाइए, जवाब देते जाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो अब आपने स्वर और व्यंजन तो पढ़ लिए, अब छोटा सा एक परिचय प्राप्त करते हैं। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत सारे आ से लेके ज्ञा तक मैंने आपको बहुत सारे वर्ण एक टोकरी में भर दिए, टोकरी आपके हवाले कर दी और आपसे कहा चलिए वर्णमाला बताइए, तो आप अलग अलग वर्णों को निकालेंगे। लेकिन जब आप उनको निकालने के बाद व्यवस्थित ढंग से आ से लेके ज्ञा तक जमा देंगे तो वो क्या बन जाएगी? वर्णमाला बन जाएगी। आगे पीछे जो आपने पहले वाला तरीका लिया था उससे वो वर्णमाला, वर्ण तो है लेकिन वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। क्योंकि आप यहाँ ध्यान दीजिए, वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। इंग्लिश में आप एक से ए से लेके जेड तक आप पढ़ते हैं तो ये कितने होते हैं? 26 हो जाते हैं। संस्कृत में भी आप, संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला एक जैसी है लेकिन कुछ शब्दों का अंतर, वहाँ पर एक दो वर्णों का अंतर हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में लगभग 11 स्वर और 33 व्यंजन है। आ से लेके औ तक के 11 स्वर और क से लेके ज्ञा ज्ञानी तक और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर 33 व्यंजन यहाँ पर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर, अब हमने पढ़ा स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, भाई बहुत सुन लिया। क्या होते हैं स्वर? तो सबसे पहले जानिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें कहते हैं स्वर। किसी अन्य ध्वनियों की, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। आप बोलकर देख लीजिए, आ से लेके औ तक के वर्णों को आप बोलकर देखिए, आपको कुछ और सुनाई नहीं देगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आह। तो आपको कुछ और सुनाई नहीं देगा। क्षमा करें, औ, अम और आहा नहीं, औ तक आपको पढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर 11 कैसे हुए ये फिर से एक बार देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इस प्रकार जब आप इनको समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11 स्वर है और ये स्वतंत्र हैं। इनको बोलने के लिए किसी की ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। जो ये लिखे हैं वही ये सुनाई भी देते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन पर, जो इसके विपरीत है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता? स्वरों की।
उन्हें व्यंजन कहते हैं। भाई ये व्यंजन खाने वाले व्यंजन से अलग है, इसलिए पूरा फोकस अपना यहीं रखिएगा। व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब आप जब व्यंजन की बात करेंगे तो आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं व्यंजन, का से लेके यहाँ पर ज्ञा ज्ञानी तक आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। इन सब में जब आप बोलेंगे ना इनको तो आपको आ ध्वनि यानी आ स्वर सुनाई देगा। प्रैक्टिस करते हैं एक बार। क, ख, ग, घ, या, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। यहाँ तक आस का से लेके ज्ञा तक ये होते हैं व्यंजन होते हैं। इसके साथ साथ जो आप नीचे देख रहे हैं ये आगत है, ये मैं आपको इसको समझाने के बाद समझाती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग लिखे हुए हैं, ठीक है। अब वर्ग को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी कक्षा में मान के चलिए आप 30 बच्चे पढ़ते हैं, उस 30 बच्चे में एक किसी को मॉनिटर बनाया जाता है। भले वो रोटेट होता रहता है, 15-15 दिन के लिए मॉनिटर बनते हैं बच्चे, लेकिन उस पूरे वर्ग में से एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो सबसे क्लास में जैसे सबसे डिसिप्लिन या सबसे अच्छा पढ़ाई में बच्चा मॉनिटर बन जाता है, या फिर जिसको जिम्मेदारी देनी हो या फिर जो जिम्मेदारी लेना चाहता हो वो मॉनिटर बन जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो यहाँ पर 5-5 वर्णों की श्रृंखला दी हुई है, इसमें जो मेन है उसको हम उस वर्ग का नाम दे देते हैं। जैसे का, खा, गा, घा में का वर्ग दे दिया, सबसे पहले नंबर पे का है तो हमने इस ग्रुप को, इस का को मॉनिटर बना दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर है चा वर्ग, तो हमने चा यानी सबसे पहले वाले को यहाँ पर मॉनिटर बना दिया, सबसे खास बना दिया, उसके नाम से ये जाना जाएगा। ये का वर्ग, ये चा वर्ग। टा से लेके अणा तक हमने यहाँ पर टा वर्ग दे दिया उसको नाम, ठीक है। अब ये किसके नाम से जाना जाएगा, टा वर्ग। जब भी टा की बात होगी इन पांचों की बात भी होगी, ठीक है। ता वर्ग, ता वर्ग में त से लेके ना तक के 5 वर्णों को ले लिया गया। पा वर्ग में अब यहाँ पर पंचम वर्ण, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसको पा वर्ग कहा जाएगा। अब आप देखेंगे अब ये पंचम वर्ण क्या है, ठीक है। तो पंचम वर्ण पंचमाक्षर यानी जो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पंचम वर्ण मतलब ये 5वां वर्ण जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम इनकी मात्राएं बदलते हैं ना तब ये पंचम वर्ण का प्रयोग होता है। कैसे होता है वो मैं आगे आगे आपको बताती जाती हूँ। अब का से लेके माँ तक जो मैंने आपको बताए ये क्या थे, स्पर्श व्यंजन थे। कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये क्यों स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो जो हमारी टंग है यानी जिसे हम जिह्वा कहते हैं, ये फटाफट मुख के चारों भागों को स्पर्श करती है। आप बहुत जल्दी मेरे साथ इसका एक अभ्यास करके देखिए, आप फील करेंगे कि आपकी जो टंग है, जो जिह्वा है, वो यहाँ वहाँ फटाफट मूव कर रही है, मुंह के चारों भागों का स्पर्श कर रही है चारों तरफ। इसलिए इन व्यंजनों को का से लेके मा तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से, जल्दी जल्दी बोलिए। का, खा, गा, घा, इंगा। अपनी टंग पर ध्यान दीजिएगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। समझ में आया। तो आपकी जीभ जो है वो कितने जल्दी मुंह के चारों साइड मूव कर रही थी, तो ये हाथ से यहाँ तक हो गए स्पर्श व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा। मेरे मुंह के जो उच्चारण है ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी जिन्हें बोलते समय आपकी जो जिह्वा है, जो आपकी टंग है, वो सिर्फ ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। या, रा, ला, वा। तो जब आप उच्चारण पर ध्यान देंगे ना तो ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद है श, श, स,
ह। ये जो 4 हैं इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्यों इन्हें ऊष्म कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कुछ गर्म वायु निकलती है। आप अपना हाथ ऐसे मुंह के पास रख लें और फिर आप इनको बोलकर देखें, आप महसूस करेंगे कि हल्की सी गर्म वायु आपके मुंह से निकलती है। श, श, स, ह। इसलिए इन चारों को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब आता है नंबर संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन हमारे पास कौन सा है? छ, त्र और ज्ञ। अब आप यहाँ देखेंगे, जब आप छ की बात करेंगे तो छ किससे मिलकर बना है? यहाँ दिखाती हूँ आपको। छ, तो छ मिलकर बना है का, श षटकोण वाला और आ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये 2 से मिलकर 3 से मिलकर बना है, इसलिए ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। त्र की बात अगर हम करें तो त, र और आ से मिलकर बना है त्र, तो ये कौन सा व्यंजन हो गया? त्र संयुक्त व्यंजन। फिर है ज्ञ, तो ज, इया खाली और आ, इन तीनों से मिलकर बना है ये ज्ञ। तो छ, त्र, ज्ञ और साथ ही साथ एक और है जो कि है श्र। यहाँ पर आप देखेंगे जो श्र आप लिखते हैं ये किससे मिलकर बना होता है? श, र और आ से मिलकर बना होता है। इस प्रकार ये 2 या 2 से अधिक से मिलकर बने होने के कारण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि आ से अनार से लेके औ तक के जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं स्वर, क से लेके म तक के कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, या से लेके व तक 4 जो हैं ये हैं अंतस्थ, फिर श से लेके ह तक जो है 4 ये भी हैं ऊष्म, इसके बाद छ से लेके ज्ञ, ज्ञानी और श्र, इसको भी यहाँ पर जोड़ा गया है, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से कर ली वर्णमाला पूरी। अब यहाँ पर जो बचा है वो है ज, फ और अ, ये हैं उर्दू भाषा के यानी विदेशी ध्वनियों के हमारी हिंदी में आए शब्द हैं। तो ये ज, फ और आ जो है ये आगत वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ तक का अब आपको ये पेज पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वर्णों का विभाजन किया गया है। विभाजन यानी डिवाइडेशन किया गया है। अब है स्वर के भेद। व्यंजन हमने समझ लिए, पुनः आते हैं स्वर पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय यानी जो हमारा स्पीकिंग टाइम है उसके आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या होते हैं ये तीनों? यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ह्रस्व का अर्थ होता है लघु या छोटा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, आ से लेके औ तक की बस बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आ से लेके औ तक की। तो आपको यहाँ जो बीच के हैं वो उनके बारे में आपको अभी फिलहाल नहीं सोचना है, सिर्फ आप आ से लेके औ तक की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आ से लेके औ तक। तो अब देखिए, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व। कौन कौन से होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है? छोटा आ, ई, उ, री। जल्दी से बोलकर देखिए, आ, उ, ई, आ, ई, उ और री। लेकिन जिन्हें बोलने में ह्रस्व से डबल टाइम लगता है, यानी दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय या लगभग आप ये कह सकते हैं कि दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? अब कंपैरिजन देखिएगा। यहाँ पर हमने कैसे बोला था? अ, ई, उ, री। कितने जल्दी बोल दिया। अब इससे जस्ट डबल टाइम यहाँ पर लगेगा। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यानी यहाँ से आपको जस्ट डबल टाइम इनको बोलने में लग रहा है। तो ये कौन से स्वर हुए? दीर्घ स्वर। अब है प्लुत स्वर। अब प्लुत क्या होते हैं? प्लुत शब्द का जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। जैसे कि ओम, आपने देखा जब संस्कृत में हम श्लोक पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो हमने यहाँ पर क्या किया? ओम को भी खींचा और भूर्भुवः स्वः को भी थोड़ा खींच कर बोला।
तो यहाँ पर जो थोड़ा सा दीर्घ से भी दुगना समय अगर यहाँ पर लगता है और जो खींचकर बोला जाता है वो होते हैं प्लुत स्वर। तो इसका प्रयोग जैसा कि बताया गया है कि संस्कृत शब्दों में या श्लोक आदि में किया जाता है, तो ये होता है ई का उच्चारण और साथ में यहाँ जो प्लुत स्वर है वो किया जाता है यहाँ पर प्रयोग। तो हस्व जिसमें कम समय लगे, दीर्घ जिसमें हस्व से दुगना समय लगे और दीर्घ से भी दुगना समय जिसमें लगता है या और अधिक खींचकर जिसे बोला जाता है वो होता है प्लुत स्वर। तो आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं व्यंजन के 3 भेद हैं। वैसे तो मैं व्यंजन आपको कुछ ही मिनट पहले क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम दोबारा देख लेते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श जो होता है वो मैंने आपको बताया था, का से लेके माँ तक के जो वर्ण होते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी बोलने पर जो हमारी जिह्वा यानी टंग होती है वो मुंह के चारों भागों का स्पर्श करती है, इसीलिए उनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद या, र, ल और व, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो हमारी जिह्वा होती है वो सिर्फ ऊपर और नीचे खट 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 जल्दी जल्दी चलती है। आप चाहे तो बोलकर देखें, या, रा, ला, वा, आपकी जो टंग है उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऊष्म जिनको बोलते समय आपकी जो जिह्वा होती है वो उसमें से थोड़ी सी गर्म हवा बाहर निकलती है। आप ऐसे हाथ करके बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। श, श, स और हा, ये भी होते हैं संख्या में 4। इस प्रकार आप जानेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन थोड़ा और बात करते हैं। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास यानी कि सांस, वायु, जिह्वा मुख के भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेके माँ तक के जो व्यंजन होते हैं संख्या में 25 होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप देखिए उच्चारण स्थल, जब हम क वर्ग की बात करेंगे, मैंने आपको वर्ग बताया था ना कि जो एक मेन मॉनिटर जिसको हमने बनाया था, तो क वर्ग की बात करेंगे तो आप यहाँ पर हाथ रखें। क वर्ण की बात करते समय यहाँ पर वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है, तो बोलकर देखिए का, खा, गा, घा, इंगा। समझ में आया? तो इसका उच्चारण स्थल जो है वो कंठ है, यानी यहाँ पर आप प्रेशर आता है तो कंठ इसका उच्चारण स्थल है। चा वर्ग का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका इसका जो स्थल है वो तालु है, मतलब नीचे। चा, छा, जा, झा, या, जो आपकी टंग है आप देख रहे हैं ना कि वो आपके यहाँ पैलेट पर यहाँ पर टच करती है, तो जो इसका उच्चारण स्थल है वो ये तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा है, यानी जब अपनी जो जिह्वा है, जो टंग है, उसके सबसे आगे वाले भाग पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। आप देखिए टा, ठा, डा, ढा, अणा, सिर्फ जो आगे का जो पॉइंट होता है ना वहां पर, तो मूर्धा इसका उच्चारण स्थल है। त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है, यानी दोनों दांत आपस में टकराएंगे। इस वर्ण के जो इस वर्ग के जो व्यंजन हैं उनको बोलते समय ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना बोलते समय हमारे दांत आपस में टच होते हैं। फिर है पा वर्ग का उच्चारण स्थल होंठ है। जब आप पा वर्ग के वर्णों को बोलेंगे तो आपके जो दोनों लिप्स हैं वो टच होंगे आपस में बोलते समय। पा, फा, बा, भा, म। तो मज़ेदार है ना? तो आप इस प्रकार इस खेल को आप एक खेल में सीखें और करके देखें कि जो ये कहने को तो हिंदी है और कहने को तो ये सिर्फ वर्णमाला के वर्ण है, लेकिन ये पूरी की पूरी ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत जो साइंस है वो उसकी तरह हर एक चीज़ प्रयोग की गई है और ये प्रायोगिक है पूरा। आप इसको कभी भी करके देखेंगे, किसी और को बताएंगे तो मज़ा तो आएगा ही, आनंद तो आएगा ही, साथ में आप चीज़ें सीख लेंगे। और न केवल ये हिंदी में, ये चीज़ें आपको संस्कृत भाषा को पढ़ने में भी उसको भी आसान बना देंगी। तो ध्यान दें फिर से एक बार, का स्थान कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दांत और प वर्ग का होंठ है। किस प्रकार है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो एक बार हाथ रख के इसका अभ्यास करने का प्रयास जरूर करें। आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ का मतलब होता है मध्य या बीच। कहते हैं ना मध्यस्थता करा दो, अंतस्थता करा दो, मतलब बीच का।
इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जो जिह्वा है मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, सिर्फ ऊपर जाती है और नीचे आती है। या, रा, ला, वा कहीं टच नहीं कर रही है, सिर्फ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, खटखट खटखट बोलती जा रही है। तो ये भी 4 होते हैं, सिर्फ वो स्पर्श व्यंजन 5 और ये 4। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु जो होती है वो मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। ऐसे करके पढ़ लीजिए। श, श, स, ह, ये वाले जो दोनों सा हैं, इनको आप तीनों सा, इनका एक विशेष अंतर है। इनको बोलते समय आप उच्चारण स्थान से ध्यान रखें। श है ना, तो नीचे की तरफ आता है, फिर श और ये स, तो इनको उच्चारण के हिसाब से आप इनको पढ़ें। बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन से श का प्रयोग करना है। तो जब आप सही उच्चारण करेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये और ये में तो कोई अंतर है ही नहीं, ये दो फिर भी एक जैसे हैं, लेकिन ये तो सा है तो अलग ही है उच्चारण उसका। लेकिन श और श में आप एक श होता है, एक श होता है, तो आप दोनों का उच्चारण अलग अलग तरीके से ही पढ़ना, उसको अभी से सीखें। ये भी होते हैं ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के। तो यहाँ पर हमने अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श व्यंजन के बारे में देख लिया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो हैं उनकी मात्राएं। कॉपी में लगने वाले गोले हों या फिर परीक्षा में कम अंक आना हो, दोनों का कारण एक ही होता है, एक ही डांट पड़ती है। कितनी गलतियां करते हो तुम, सही शब्द नहीं लिखते हो तुम, मात्राएं क्यों सही नहीं लगाते हो। तो यहाँ पर आज मैं जो आपको संक्षिप्त रूप से पढ़ा रही हूँ वो है मात्राएं। तो मात्राओं का अभ्यास अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपकी 80% जो गलतियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और आप 80% तुरंत ग्रोन अप कर लोगे अपनी हिंदी में। ठीक है, तो मात्राएं किससे बनती हैं? स्वरों से बनती हैं। आ से लेके औ तक के जो हम वर्ण पढ़ते हैं उन्हीं से बनती हैं ये सारी की सारी मात्राएं। कौन कौन सी? अब देखिए, छोटा आ कोई मात्रा नहीं होती है, वर्ण के साथ का वगैरह में उसका प्रयोग होता है। कमल, कर ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अमरूद, अगरबत्ती, मतलब ऐसे शब्दों का यहाँ पर आप प्रयोग देख रहे हैं। अमरूद मतलब जो मूल शब्द यानी जो उसी वर्ण से शुरू हो रहे हैं। बड़ा आ, बड़ा की मात्रा पीछे एक स्टैंडिंग लाइन की तरह बस होती है। इस प्रकार यहाँ पर कैसे शब्द बनेंगे? काला, का आ का उच्चारण, ला आ का उच्चारण, तो काला, कपड़ा आ का उच्चारण, और जो मूल शब्द है वो आम और आग। छोटी ई का उच्चारण थोड़ा प्यार से किया जाता है, ई, है ना। एक होती है बड़ी ई, तो थोड़ा सा गुस्से में भी कर सकते हैं ई, लेकिन जो छोटी है वो बेचारी वैसे ही छोटी है, तो उसको चाहिए हमारा स्नेह, तो उसको थोड़ा प्यार से बोलिए, ई। मी, यहाँ पर माँ के साथ अगर आप प्रयोग करेंगे तो मी। अब मिठाई, मिठास, उसको थोड़ा सा प्यार से बोलेंगे ना तो वो प्यार जैसी सुनाई देगी, मिठास, मिठाई। ठीक है, और जो मूल शब्द है मित्र या फिर मिलान। अब वहाँ पर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? बड़ी, तो वो तो निश्चित रूप से अगर आप बड़ी की मात्रा बोलेंगे तो वो मित्र हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। तो उच्चारण जो है अगर आप सही करेंगे, देखिए सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देते जाएं। अब है थोड़ा सा गुस्से में या फिर जिम्मेदारी से बोलिए, बड़ी ई। सा के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? सी। सीख, सीमा, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है उस पर। फिर अगर मूल शब्द लिखें तो बड़ी ई से बनने वाले ईख, ईद, ऐसे शब्दों से प्रयोग कर सकते हैं। अब यही बात फिर से आ गई, छोटा ऊ को भी हमें प्यार देना है, भाई छोटा है वो, तो छोटा ऊ, लेकिन बड़ा ऊ। तो अब यहाँ कैसे करेंगे? का के साथ अगर ऊ का प्रयोग करेंगे तो कु, कुली, जो स्टेशन पर दिखाई देता है ना, कुली। कुम्हार, छोटा सा प्यार से बोला, कुम्हार, कुली। कुदाल, कुमार, ऐसे शब्दों का यहाँ प्रयोग हो सकता है। अब आ गए हम बड़े ऊपर, थोड़ा सा गुस्सा दिया जा सकता है। अब यहाँ पर चा में अगर लगाया तो चू बना शब्द। चूना, दीवारों पर पेंट होता है ना पहले, अब तो आजकल बहुत सारे कलर्स आने लगे हैं, लेकिन पहले चूने की पुताई होती थी। पान में भी लगाया जाता है चूना, और जब किसी को गड़बड़ कर दी जाती है तो भी मुहावरा प्रयोग करते हैं, चूना लगा गया मुझे, तो चूना।
फिर है चूरमा, आहा, दाल बाटी का स्वाद याद आ गया। दाल बाटी के साथ जो बनता है वो होता है चूरमा। तो हमने कैसे खींच कर थोड़ा सा बोला चूरमा, क्योंकि बड़ा ऊ बोल रहे हैं हम। फिर ऊन, ऊंट, ऐसे शब्दों से बड़े ऊ की मात्रा स्पष्ट होती है। अब आप देखें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, तो ऐसे और ऐसे, ये जो मात्राएं होती हैं वो ऐसे लगाई जाती है, ये छोटा ऊ की, ये बड़ा ऊ की। अब है री। री का प्रयोग दूर दूर तक रा से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको रा से संपर्क साधना छोड़ दें। अगर आप मानते हैं तो बिल्कुल समझ लें, और समझ लेंगे तो आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। री एक स्वर है जिसका रा से कोई लेना देना नहीं है। री कैसे बोलेंगे? री, थोड़ा जल्दी, री, रा का उच्चारण करना है, ठीक है। अब ये जैसे क में री की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया? क्री। क्री से बना कृषि, एग्रीकल्चर को कहते हैं। कि से बना कृष्ण, है ना। तो यहाँ कृष्ण नहीं है, क्या है शब्द? कृष्ण। का में री की मात्रा स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए। ऋषि, ऋण। आ गए हैं अब ए की मात्रा और आई की मात्रा में। हिंदी का एक बहुत मज़ेदार तरीका अगर आप देखें, बहुत मज़ेदार उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, एक सीक्रेट आपको बताऊं, तो आप देखिए इस ए और आई की मात्रा का एक वजह है, ए में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब हम ए की मात्रा के शब्द लिखते हैं तो हम उसमें एक मात्रा लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। फिर ए में हम, आई में हम एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम आई के शब्द बनाते हैं तो हम उसमें दो मात्रा लगाते हैं। तो ये जो एक चमत्कार है या मज़ेदार है, ये आपको याद रखना है। अब ए कोई मात्रा नहीं लगाते, लेकिन हमें लगानी है। ठा ए ठे, ठेला, ठेस, एक ही मात्रा, ठीक है, एक मात्रा लगेगी। एड़ी, एकता, यहाँ पर हमने मूल शब्द लिखा है तो हमने कोई मात्रा नहीं लगाई है। आई, अब इसका उच्चारण भी अलग है, ए आई। तब आई में देखिए, माँ में आई की मात्रा लगाया, बन गया मय। मैला, ये कपड़ा बहुत मैला है, मैला, आई का उच्चारण सुनाई देगा। मैच, आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। मैच अगर ये ऊपर वाले के हिसाब से लिखें तो मैच हो जाएगा, है ना, लेकिन शब्द क्या है? मैच। ऐनक, ऐरावत। अब देखिए यहाँ हमने ऐसे शब्द लिखे थे, लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम एक मात्रा लगाएंगे, लेकिन उच्चारण वो आई का होता है। अब फिर से आ गए हम दो समान शब्द वर्णों पर, जो कि हैं ओ और औ, ठीक है, ओ औ। तब ओ, का में ओ की मात्रा जब हमने लगाई तो क्या बन गया? कोयल, कोमल, कोमल, कोरा, ऐसे शब्द बनेंगे। लेकिन जब हम औ की मात्रा लगाएंगे, का में औ की मात्रा, तो कौन, कौतूहल, औरत, औकात, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे शब्दों के निर्माण भी हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले की ओर। अब हिंदी में हम एक शब्द पढ़ते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में नंबर कटवा देता है, जो कि है अनुस्वार और विसर्ग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मात्राओं को क्लियर करके मात्राओं से संबंधित गलतियां आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ अनुस्वार और विसर्ग भी समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। और यहाँ एक काम तो वैसे ही आसान हो गया, जो है कि विसर्ग का। तो विसर्ग शब्दों का प्रयोग भी ज़्यादातर संस्कृत में होता है और संस्कृत शब्दों में ही उसको लगाया जाता है। तो विसर्ग अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो बहुत अधिकतम शब्द उसके नहीं आपको आएंगे। तो यहाँ पर है अनुस्वार और अनुनासिक मेन रूप से पढ़ने वाली चीज़, जिसमें अक्सर बच्चों से गलतियाँ होती हैं। और जो ये गलतियां होती हैं भाई, ये हमेशा नंबर कटवाती हैं, गोले लगवा देती हैं। 5 नंबर की चीज़ में हमें 1.5-2 नंबर मिल पाते हैं, क्योंकि हम अक्सर ये नहीं सोच पाते कहाँ बिंदी आएगी और कहाँ पर चंद्र बिंदी आएगी। तो इस ट्रिक से, इस तरीके से आप कर लेंगे बहुत आसानी से इस चीज़ को। तो फटाफट शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग को अ के साथ जोड़कर अम और अहा लिखा जाता है। अब आपने शायद आपके दिमाग में आया होगा कि मैम सिर्फ आ से लेके औ तक पढ़ा रही हैं बार बार, ये अम और अहा कहाँ चला गया भाई, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों, है ना, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर है अनुस्वार और ये है विसर्ग, ठीक है। अब अनुस्वार को कैसे करेंगे? इनको सिर्फ आ के ही साथ ज़्यादातर लगाया जाता है। अब इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। गंगा, चंदा, प्रातः, अतः आदि।
परंतु अब ये तो स्वर नहीं है ना, इनका प्रयोग यहाँ स्वर के साथ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ग च ये सब तो स्वर नहीं है। संस्कृत में इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अम और आहा जो है ये अयोगवाह कहे जाते हैं, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह स्वरों में आते हैं, ना ही पूरी तरह व्यंजन में आते हैं। तो ये सिर्फ हमारे मेहमान हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये आ की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब है अनुनासिक। अनुनासिक शब्द नाक और गले दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। आप अनुस्वार शब्द जब बोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो शब्द का उच्चारण हमने सिर्फ नाक से किया, लेकिन यहाँ पर नाक और गले दोनों का प्रयोग किया जाता है। चांद, गांधी, आंगन आदि इसका चिन्ह जो होता है उसे हम ऐसे चंद्र बिंदी जिसे हम कहते हैं ना, उसकी तरह प्रयोग करते हैं। अनुस्वार वर्णमाला के अनुनासिक वर्णमाला के पंचम स्थान पर प्रयोग में आता है। अब इसका एक और आप आसानी से देखेंगे तो अगर बोलने की गति के अनुसार से हम देखें तो अनुस्वार शब्दों को हम जल्दी बोल सकते हैं, गंगा, चंदा, मंदिर। लेकिन जब अनुनासिक बोलते हैं तो नासिका और गले दोनों का प्रयोग करने के कारण उसका जो उच्चारण का समय है वो बढ़ जाता है। आप बोलकर देखिए, गांव, चांद, आँख, आंगन, तो आप महसूस करेंगे कि उसका समय भी बढ़ जाता है। जो यहाँ पर नाक पर वाइब्रेशन होता है वो इसे बोलते समय कम होता है और इसे बोलते समय थोड़ा अधिक होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक को समझ गए हैं। अनुस्वार का जो होता है उसे बिंदी कहा जाता है, लेकिन जो अनुनासिक है उसे चंद्र बिंदी कहा जाता है। इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, नासिका और गले से इसको बोला जाता है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, सिर्फ नासिका से बोला जाता है। तो ये अंतर यहाँ पर अब हम देखेंगे कि विसर्ग का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह के समान उच्चारित होता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि विसर्ग के उदाहरण कैसे होंगे। तो विसर्ग के उदाहरण में ज़्यादातर वो शब्द होते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आप कभी लिखते हैं सुबह के लिए प्रातः, आप क्या लिखेंगे सुबह के लिए, क्या बोलते हैं हम सुबह को, प्रातः। तो प्रातः, तो आप देखिए ह का उच्चारण सुनाई दे रहा है। अतः आप बोलते हैं, है ना, अतः। कई बार आप दुख शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर करते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या लिखते हैं, दुख। तो ऐसे शब्द यहाँ पर जो प्रयोग किए जाते हैं, या फिर श्लोक आदि बोलते समय आप जब प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, नमः बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये विसर्ग कहलाता है ना। तो विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और इस तरह दो बिंदियों के समान इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब है अगला हलंत। हलंत जो होता है किसी भी वर्ण के नीचे इस प्रकार लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पर ह में आपको लगाना है तो ऐसे लगा रहता है, ये हल्का सा नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, द शब्द में भी ज़्यादातर हलंत रहता है, इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं, जब मतलब वो आधा माना जाता है, तब हलंत का प्रयोग होता है। जैसे अब आधा वर्ण का प्रयोग करना है, कई ऐसे शब्द होते हैं, अब आप सॉरी दा को आधा कैसे बनाओगे आप। अब आप दा को आधा बनाने के लिए ऐसे तो नहीं लिखोगे, तो ये टा जैसा लगेगा। तो दा को आधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हलंत का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर। अब कब होता है इसका प्रयोग, जब हमें विद्यालय लिखना होता है। विद्यालय में दा जो होता है वो आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगाने के लिए यहाँ पर हलंत लगा देंगे और साथ में हम ये बताएंगे कि ये वाला वर्ण यहाँ पर आधा है और इसमें हलंत लगा हुआ है। क, च, ट ऐसे शब्दों में ये हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र ज़्यादातर जो विदेशी ध्वनि के शब्द हिंदी में आ गए हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसके जो प्रयोग हैं वो हिंदी में जो अंग्रेजी शब्द हैं या जो विदेशी शब्द हैं उसमें किया जाता है। इसका उच्चारण ना तो आ की तरह होता है ना ओ की तरह होता है, ये इन दोनों के बीच की स्थिति है जिसे हम बोलते हैं अ। जैसे डॉक्टर, ना तो डॉक्टर और ना डॉक्टर, क्या पढ़ते हैं हम उसको, डॉक्टर, अ का उच्चारण। ऑफिसर, कॉलोनी, कॉफ़ी, रॉकी, जॉनी, कॉलेज, हॉस्टल,
ऐसे शब्दों में हम अ का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे लगता है किसी वर्ण पर? सिर्फ ऐसे लगा दिया जाता है। चंद्र बिंदी यूं होती है, लेकिन इसका प्रयोग अर्धचंद्र से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बिंदी नहीं है, ये सिर्फ चंद्रमा की तरह प्रयोग किया गया है। वर्ण संयोग, वर्णों के मेल से जो वर्ण संयोग कहलाता है, बहुत 2 से 3 वर्ण जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण संयोग। छ, त्र, ज्ञ संयुक्त वर्ण है। छ किससे मिलकर बनता है? का और श से। त्र किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। ज किससे मिलकर, ज्ञ किससे मिलकर बनता है? ज और य से। तो इस प्रकार ये सब क्या कहलाते हैं? ये वर्ण संयोग या फिर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक व्यंजन जब अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। आप लिखते हो ना पक्का, कच्चा, तो यहाँ देखिए एक सेम, ये दोनों सेम है और एक बार में वो आधा है, दूसरी बार में वो पूरा है। ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन कहलाते हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण एक बार में आधा आए और दोबारा में पूरा आए। तो इस प्रकार स्लाइड, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सब जाना कि कौन कौन से शब्द संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से द्वित व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, मात्राएं हमने जानी। तो ये जो आज हमने इस वीडियो जो पार्ट कंप्लीट किया है, इसके माध्यम से अगर आप इसको ध्यान से देख लें, ध्यान से पढ़ लें इसको, तो आपकी जो हिंदी लेखन की बहुत सारी गलतियां हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। मात्राओं का सही प्रयोग, कहाँ चंद्रबिंदी आएगी, कहाँ अनुस्वार, कहाँ अनुनासिक, कहाँ आगत का प्रयोग, कहाँ व्यंजन, कहाँ हलंत, तो ये सारी चीज़ें जब आपके मस्तिष्क में क्लियर हो जाएंगी ना, तो गलतियों की संभावना लगभग 80 से 90% कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो अभी हमने देखी, सिर्फ यही बनती हैं वर्तनी की अशुद्धियाँ, यानी लिखने की गलतियाँ। इनको अगर आप क्लियर कर लेंगे ना तो आपका लेखन वैसे भी सुधर जाएगा। तो ये जो वीडियो आज में हमने यहाँ पर देखा है और जो अभ्यास आज हमने किया है, इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, बार बार करिए, ताकि ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो ये वाला जब गलतियां सुधर जाएंगी ना बेटा, तो 80% तो आप वैसे ही अच्छे हो जाओगे, और बचा हुआ 20% लिखते लिखते अभ्यास के, यानी करत करत अभ्यास के, जड़मती हो सुजान। तो यहाँ पर जो 20% है फिर वो मेंटल एक्सरसाइज होगा, बस याद करना है और लिखते जाना है। लेकिन ये वाला जो अभ्यास था, ये 80% आपका काम करेगा। तो यहाँ पर मात्रा और ये सारे चिन्हों पर बहुत ध्यान दीजिए ताकि सही लिख सकें। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए जो लेकर आया है उनके बारे में भी बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ना सिर्फ केवल आपकी कक्षा, बल्कि कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक, चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, NTSC CUET जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हों, ओलम्पियाड्स हों, स्पोकन इंग्लिश हो, सबके ढेरों वीडियो यहाँ मौजूद हैं। अपनी कक्षा और रुचि के अनुसार से बस उसे खोजिए, देखिए और अपना सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट कर डालिए। ठीक है, बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक लिंक नजर आ रही है ना, बस उसको कीजिए क्लिक, एक फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म है वो, उसको फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, फॉर्म आएगा हमारे पास, ज़रूरी चीज़ें आपके पास। हमारे साथ बने रहने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, नए लोगों से संपर्क साधने के लिए आप यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। हम हर जगह हैं, अपनी कन्वीनियंट, अपनी सुविधा के हिसाब से आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये वाला ज्ञान है ना भाई, हर बच्चे की प्रॉब्लम है, हर मम्मी की प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा हिंदी को सही लिख नहीं पाता है। तो ये जो सारा वीडियो आप देख लेंगे ना, तो इसके बाद मम्मी भी खुश और आप तो और खुश और टीचर भी खुश, क्योंकि हर जगह बिना गलती की जब आपकी चीज़ें आपकी लिखी हुई दिखाई देंगी तो आप पूरे फुल अंक हासिल करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी को खुश करना है, टीचर को खुश करना है और खुद भी खुश रहना है। तो भाई ये वर्ण विचार जो है ना, इसको बहुत ध्यान से देख लो। नहीं देखा हो तो आज फिर से कंप्लीट कर लेना, एक बार प्रैक्टिस करके, लिख कर, देख कर, सब कुछ करके अभ्यास कर लो। ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अगले नए किसी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।